हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप देख रहे हैं एलसी गुरुजी का यूट्यूब चैनल। चलिए बिना समय गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जो टॉपिक उठाया था वो उठाया था भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हमने भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में विभाजित किया था। पहला था पश्चिमी मरुस्थल। पहला कौन सा था? पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा था अरावली। तो इसके अंतर्गत हम लोग पश्चिमी मरुस्थल को पढ़ चुके थे और अरावली की 2 क्लासें हमने देख ली है, 9 और 10। अगर आपने नहीं देखी है तो पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंतर्गत आप जाके देख सकते हैं। आज हमारी जो 11वीं क्लास है वो डिपेंड होने वाली है अरावली प्रदेश के ऊपर। किसके ऊपर? अरावली प्रदेश के ऊपर निर्भर होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना न भूलें, और सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिएगा। अगर आप क्लास की लिंक टाइम पे प्राप्त करना चाहते हैं कि क्लास अपलोड हुई है या नहीं, और क्लास की जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एलसी गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रदान की जाएगी और क्लासेस की लिंक भी अवेलेबल कर दी जाएगी। तो चलिए आज के बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो अरावली प्रदेश है, अरावली प्रदेश में किस प्रकार के चट्टानें पाई जाती है। तो अरावली प्रदेश में आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें या आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। तो हम लिख लेते हैं कि अरावली प्रदेश में आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो आग्नेय चट्टानें हैं ये क्या होती है? आग्नेय चट्टानें क्या होती है? सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है कि आग्नेय चट्टानें क्या होती है। तो आग्नेय चट्टानें प्राथमिक स्तर की चट्टानें होती है। किस स्तर की? प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर की चट्टानें होती है। प्रारंभिक स्तर की चट्टानें होती है। कैसी चट्टानें होती है? प्रारंभिक स्तर की चट्टानें होती है। ये जो आग्नेय चट्टानें है यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी? सबसे पहली होती है, एक होती है आंतरिक आग्नेय चट्टानें। कौन सी होती है? आंतरिक आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानें। और दूसरी होती है बाह्य आग्नेय चट्टानें। दूसरी कौन सी? दूसरी होती है, हमने कहा, बाह्य आग्नेय चट्टानें। ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है आंतरिक आग्नेय चट्टानें और दूसरी होती है बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो चलिए एक बार ये आंतरिक और बाह्य इनका क्या लफड़ा है ये भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले लिख लेते हैं आग्नेय, सॉरी इसको कैसे लिखेंगे? आंतरिक आग्नेय चट्टानें। क्या लिखेंगे? आंतरिक आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानें क्या होती है? एक तो ये पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में, और दूसरा होता है बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें। जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती है, ये आंतरिक से तात्पर्य यही है कि वो जमीन के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जमीन के अंदर पाई जाती है। अंदर अंदर का मतलब कैसे हुआ? मान लेते हैं कि ये कोई ज्वालामुखी है। ये क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। ये क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। जब इसका उद्गार हो रहा था, क्या हो रहा था? इसका उद्गार हो रहा था,
तो इसका जो क्या बोलते हैं, वो जो लावा निकलता है, वो लावा कैसा था? वो था गाढ़ा लावा था। कैसा लावा था? लावा गाढ़ा था। गाढ़ा मतलब जो उसकी जो लिक्विड फॉर्म होती है वो शहद के जैसा था। कैसा था? शहद के जैसा, मतलब एकदम ऐसे, एकदम, एक तो पतला होता है, एक गाढ़ा होता है। तो ये जो आंतरिक ये जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, इसका जो क्या बोलते हैं, ये जो लावा है वो गाढ़ा था। लावा गाढ़ा होने का मतलब क्या है कि इसमें जो सिलिका की मात्रा है, इसमें जो सिलिका की मात्रा है, सिलिका की मात्रा कैसे कितनी थी? सिलिका की मात्रा अधिक थी। कैसे, कितनी थी? सिलिका की मात्रा अधिक अधिक होगी तो ही वो पदार्थ गाढ़ा होगा। क्या कहा हमने अभी तक? हमने अभी तक ये कहा है कि क्या हो गया यार, इतना लोड क्यों ले रहा है? हमने ये कहा है कि जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है उसके अंदर से जो लावा निकलता है उसके अंदर जो सिलिका होती है, सिलिका का अर्थ ही एक प्रकार से रेत होता है। क्या अर्थ होता है? सिलिका यानी रेत। सिलिका की अगर मात्रा अधिक होगी, यानी उसके अंदर रेत अधिक होगी, सिलिका की मात्रा अधिक, अगर रेत अधिक होगी तो वो सीधी सी बात है गाढ़ा होगा। रेत अधिक होगी तो इसका मतलब एक बात और होती है कि वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो इस प्रकार से जो चट्टानें बनती है, ये जो अगर गाढ़ा पदार्थ होगा तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैल जाएगा और एक प्रकार से चट्टान का रूप ले लेगा। कैसा रूप ले लेगा? चट्टान का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार की जो चट्टानें बनती है उन चट्टानों को कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टानें। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट चट्टानें कहा जाता है। उस प्रकार की चट्टानों को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। और ये ग्रेनाइट चट्टानें है, ये मुख्य रूप से ये किस में पाई जाती है? ये जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, हमने कहा जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं, यह अरावली प्रदेश में विस्तार है इनका। इनका विस्तार कहाँ पे है? अरावली प्रदेश में इनका विस्तार है। दूसरी हम बात कर रहे थे कि जो बाह्य आग्नेय चट्टानों में क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ज्वालामुखी उद्गार। रेड पेन से कर लेते हैं। ये जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, इसके अंदर से जो लावा निकल रहा था वो कैसा था? लावा पतला था। पतला यानी जो गाढ़ा होता है वो नहीं था। पतला होने का क्या अर्थ है कि इसमें जो सिलिका की मात्रा है, सिलिका की मात्रा वो कम थी। सिलिका की मात्रा कम थी। अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो वो सीधी सी बात है, वो कैसा होगा? क्षारीय नहीं होगा। कम क्षारीय है। कम क्षारीय का मतलब हुआ वो एक प्रकार से अम्लीय प्रकृति का है। तो इस प्रकार से जो चट्टानें बनती है, अगर ये पतला होगा तो ये ज़्यादा दूर तक फैलेगा। कैसे फैलेगा? इस तरीके से ज़्यादा दूर तक फैलेगा। ये कैसे फैलेगा? ये इसका जो लावा है वो दूर तक फैलेगा और इससे एक प्रकार से पठार का निर्माण होगा, इससे पर्वत का निर्माण नहीं होगा। लावा है, पतला है, तो वो पतला सीधी सी बात है ज़्यादा एरिया को घेरने का काम करेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का काम करेगा। इस प्रकार जो चट्टानें बनती है उन्हें कहा जाता है बेसाल्टिक चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं ये ये एक प्रकार से पठार का निर्माण करती है और इन्हें कहा जाता है बेसाल्टिक चट्टानें। क्या कहा जाता है? बेसाल्टिक चट्टानें कहते हैं। और ये बेसाल्टिक चट्टानें, अगर इनके हम विस्तार की बात करें, बेसाल्टिक चट्टानें कहाँ पाई जाती है, इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार में आंसर हो जाएगा, ये पाई जाएगी हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का जो पठार है उसमें बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे हमने क्या बात की है। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। हमने ये बात की है कि जो अरावली प्रदेश है उसमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आग्नेय चट्टानें। और अगर हम आग्नेय चट्टानों में भी बात करें कैसी चट्टानें, तो वो हो जाएगी आंतरिक आग्नेय चट्टानें। कैसी चट्टानें हो जाएगी? आंतरिक आग्नेय चट्टानें।
और दूसरी बात, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं वो किस स्तर की चट्टानें हैं? वो प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर की चट्टानें हैं। ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा नाम आप एक बार देख लीजिए। नाम है आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें। फिर हमने अगली बात पढ़ी है कि आंतरिक आग्नेय चट्टानें क्या होती है। क्या क्या पढ़ा हमने? आंतरिक आग्नेय चट्टानें क्या होती है और बाह्य आग्नेय चट्टानें क्या होती है। तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती है वो जो जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था तब इसमें सिलिका या रेत की मात्रा अधिक थी, जिससे इनकी प्रकृति क्षारीय थी। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण इनका जो लावा है वो गाढ़ा था, जिसके कारण ये अत्यधिक दूरी तक नहीं फैल सकता था, जिससे इनसे जो निर्मित जो चट्टानें बनी उन्हें ग्रेनाइट चट्टानें कहा जाता है। और ये जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो अरावली प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अरावली प्रदेश में पाई जाती है। फिर दूसरी हमने बात की कि जो मतलब क्या था, ये जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं इनका निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से ही हुआ है, लेकिन इसके जो निर्माण में है, जो इसके अंदर जो से लावा निकल रहा है उसमें सिलिका की मात्रा कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या था, ये कम क्षारीय था। कैसा था ये था कम क्षारीय। कैसा था ये कम क्षारीय। कम क्षारीय का मतलब ये अम्लीय हो गया। अम्लीय होगा तो ये एक प्रकार से ये जो लिक्विड है इसका जो लावा है वो पतला था। लावा पतला होगा तो क्या बनेगा, वो दूर दूर तक फैलेगा तो एक प्रकार से पर्वत का निर्माण तो होगा नहीं, लेकिन लावा धरती के ऊपर पड़ा है तो इससे ये इस तरीके की आकृति बनेगी। कैसी आकृति बनेगी? इस तरीके की आकृति बनेगी। तो ये एक प्रकार से क्या बनेगा? ये बनेगा पठार बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा पठार। पठार इस प्रकार के जो आकृति बनती है, जो चट्टानें बनती है, उन्हें कहा जाता है बेसाल्टिक चट्टानें। क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बेसाल्टिक चट्टानें। और इन बेसाल्टिक चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कहाँ पाया जाता है? ये पाए जाते हैं हाड़ौती के पठार में। क्या पाए जाते हैं? हाड़ौती के पठार में। यार ये ज़्यादा ही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि जो अरावली प्रदेश है उसके अंतर्गत किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो अरावली के अंदर जो मृदा पाई जाती है वो पर्वतीय मृदा पाई जाती है, या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंसेप्टिक सॉल। क्या कहा जाता है? इंसेप्टिक सॉल कहा जाता है, या इसे लाल मृदा कहा जाता है। तो जो लाल मृदा होती है, जो पर्वतीय मृदा होती है या इंसेप्टिक सॉल होती है, उसका रंग लाल कलर का होता है। ये लाल कलर होने का मुख्य कारण यह है कि इसके अंतर्गत एक ऑक्साइड पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो पर्वतीय मृदा है या इंसेप्टिक सॉल है या लाल मृदा है उसका रंग लाल होता है। और ये लाल मृदा मक्का के लिए उपयोगी होती है। इसमें मक्का की खेती सबसे अधिक होती है। तो चलिए लिख लेते हैं हमने क्या क्या बातें की है। हमने कहा है कि अरावली प्रदेश में क्या कहा है हमने कहा है अरावली प्रदेश में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसे 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 किस किस नाम से इसे हमने कहा? सबसे पहले इसे इंसेप्टिसॉल इंसेप्टिसॉल। दूसरा लाल मृदा भी कहा जाता है। लाल मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल मृदा भी कहा जाता है। तो आगे हमने ये बात की है कि जो लाल मृदा इसके अंतर्गत इसका जो लाल रंग होता है, कौन सा रंग? लाल रंग है। लाल रंग का कारण, तो लाल रंग का जो कारण है वो इसमें पाया जाने वाला इसमें पाया जाने वाला आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है?
आयरन ऑक्साइड के कारण का जो रंग है वो लाल होता है। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लाल मृदा है वो किस फसल के लिए उपयोगी है। क्या क्वेश्चन बनता है, लाल मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है। तो जो लाल मृदा होती है वो हमने बात की है, क्या की है कि यह मक्का के लिए उपयोगी है। किसके लिए, मक्का की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए उपयोगी है। क्या ये मक्का की खेती के लिए उपयोगी है, ये बात भी हमने की। तो हमने क्या क्या बात की, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने ये बात की है, क्या बात की है, हमने ये बात की है कि अरावली प्रदेश में जो मृदा है वो कैसी मृदा पाई जाती है, वो पाई जाती है पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। दूसरा हमने बात की है कि इसे इंसेप्टी सॉल भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, इसे लाल मृदा भी कहते हैं। ये बात भी हमने की है। फिर हमने ये कहा है कि जो लाल मृदा है इसके जो लाल रंग का कारण है वो क्या है, लाल रंग का कारण है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो लाल मृदा है वो किस फसल के लिए उपयोगी है। तो जो लाल मृदा है वो मक्का की खेती के लिए उपयोगी है, या उपजाऊ है, या इसके योग्य है। तो हमने मृदा के बारे में इतनी सी बातें पढ़ ली है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से जिनको हमने हाईलाइट किया है उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या क्या हाईलाइट किया है, सबसे पहले इसमें जो मृदा पाई जाती है वो पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, हमने कहा पर्वतीय मृदा पाई जाती है। दूसरा हमने कहा इसे इंसेप्ट सॉइल भी कहते हैं, या इसे लाल मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा का जो लाल रंग का जो कारण है वो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति। और ये किस फसल के लिए उपयोगी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मक्का के लिए उपयोगी है। इतनी सी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो स्लैश व बर्न की क्रिया क्या है। स्लैश बर्न क्या है, स्लैश बर्न क्या है, स्लैश बर्न ये एक क्या है, ये एक स्लैश बर्न राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि है। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, एक जगह पे एक बार अगर खेती कर ली है तो 2-3 साल तक उसी जगह पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भील समुदाय है, हमारे जो भील समुदाय है वो जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसके अंतर्गत उसे जो कृषि की जाती है वो 2 प्रकार की की जाती है। जो भील समुदाय द्वारा अगर पर्वतीय क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं चिमाता। क्या कहते हैं, चिमाता। और अगर भील समुदाय के द्वारा जो मैदानों में कृषि की जाती है उसे कहा जाता है दजिया। तो क्वेश्चन बनता है चिमाता व दजिया क्या है, तो चिमाता हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, और जो दजिया है वो मैदानी प्रदेश में की जाने वाली कृषि। इस स्लैश का अर्थ क्या होता है, स्लैश का अर्थ होता है, स्लैश का अर्थ होता है काटना, स्लैश का अर्थ होता है काटना। और जो बर्न का अर्थ होता है उसका अर्थ है जलाना। क्या अर्थ होता है, जलाना। तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि एक जगह पे ये बहुत सारे, ये एक जंगल है, ये क्या है, ये एक जंगल है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पेड़ है। क्या है, बहुत सारे पेड़ है। जो आदिवासी जनजाति होती है, जो आदिवासी समूह होते हैं वो आके इन पेड़ों को कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन पेड़ों को कट कर देते हैं। इन पेड़ों को क्या किया, ये देखिए ये है, ये पेड़ पड़े हुए, ये क्या है, ये पेड़ पड़े हुए, कट कर दिया इनको, कट कर दिया। फिर इनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, फिर इनको जला दिया जाता है। क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। जो जलने के बाद जो राख बचती है, क्या बचती है, राख, उसे खेत में बिखेर देते। क्या करते हैं, उसे जो जंगल है उसमें पूरे जंगल में बिखेर देते हैं।
जो राख होती है वो किसका काम करती है? ये जो राख होती है ये इनके लिए उर्वरकों का काम करती है या फिर खाद का कार्य करती है। इसके बाद ये जो खेत बना है, जो ज़मीन मिली है, जो वृक्षों को काट के फिर उनको जला के वहाँ पे 2 या 3 साल तक क्या की जाती है? 2 या 3 साल तक कृषि की जाती है। फिर उस जगह को छोड़ के अन्य जगह पे चले जाते हैं, अन्य स्थान पे चले जाते हैं। फिर वही वापस प्रक्रिया, पेड़ों को काटना, क्या करना? पेड़ों को काटना, फिर उनको जलाना, फिर वापस राख बिखेरना। जो जलने से जो राख बनी है, राख बिखेरना, वो इनके लिए जो खाद का कार्य करता है। फिर वहाँ पे 2-3 साल तक कृषि करते हैं, फिर वापस नई जगह पे। तो ये क्या है? ये स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये एक प्रकार से स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। इसी के कारण जो इस कृषि को क्या कहा जाता है? इस कृषि को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि, या इसे कहते हैं जूमिंग कृषि। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जूमिंग कृषि। चलिए लिख लेते हैं स्लैश व वर्ण क्या है। तो इसको एक बार मिटा देते हैं। क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं और नई स्लाइड में लेने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। अरे यार, ये तो डबल हो गया। चलिए हम ऐसे ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम? ऐसे लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं कि स्लैश व वर्ण क्या है। हमने कहा स्लैश व वर्ण क्या होता है, तो वो लिख लेते हैं एक बार नाम। स्लैश व वर्ण क्या पढ़ रहे हैं हम? स्लैश व वर्ण क्या होता है। तो चलिए लिख लेते हैं एक एक पॉइंट। हमने बात की है कि राजस्थान में, क्या बात की है? हमने कहा कि राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरित, यानी स्थान का परिवर्तन किया जाता है। स्थानांतरित कृषि मतलब भूमि है वो बदलती रहती है। स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि, जूमिंग कृषि ही स्लैश व वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्लैश व वर्ण कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि जो भील समुदाय इनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है पर्वतीय क्षेत्र में की जाने वाली पर्वतीय, और दूसरी होती है मैदानी प्रदेशों में की जाने वाली कृषि। जो पर्वतीय प्रदेशों में जो इनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहते हैं चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। ये शब्दावली आप ध्यान रखेंगे, जो जनजातियों वाला जो टॉपिक आता है उसके अंतर्गत भी ये शब्दावली पूछी जाती है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा भील समुदाय द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, अगर वो पर्वतीय क्षेत्र में हो उसे कहेंगे चिमाता, और अगर ये मैदानी क्षेत्र में हो तो उसे कहेंगे दजिया। क्या कहेंगे? दजिया। तो चलिए हाईलाइट कर लेते हैं। हमने कहा स्लैश व वर्ण क्या होता है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की जूमिंग कृषि है। कौन सी कृषि है? जूमिंग कृषि, या इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अगला बिंदु चिमाता क्या होता है? तो चिमाता जो होता है वो भील समुदाय के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि या जो जूमिंग कृषि है उसे चिमाता कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि दजिया क्या होती है। क्या? दजिया। तो भील समुदाय के द्वारा मैदानी प्रदेशों में, कौन से प्रदेशों में?
मैदानी प्रदेशों में की जाने वाली स्थानांतरित या जूमिंग कृषि को ही दजिया कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है, तो चलिए, मुख्य रूप से जो शब्दावलियाँ थी वो तो लगभग समाप्त हो गई है। अगला हमारे पास बिंदु है अरावली का वर्गीकरण। जो अरावली का वर्गीकरण है, यह मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती, तीन भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। कौन कौन सी? मान लेते हैं। क्या मानेंगे? जो मन में आए वो मान लो। देखो, यहाँ पे मैं एक कच्चा मैप ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। ये हमारा क्या है? ये राजस्थान का मैप है। ये क्या है? ये है राजस्थान का मैप। अगर इसके अंतर्गत हम अरावली को चिन्हित करने का प्रयास करें, क्या चिन्हित करने का प्रयास करें? अरावली को। तो ये जो भाग देख रहे हैं, ये लगभग है, ये अरावली आती है। ये क्या है? ये है हमारे पास अरावली। ये जो रेड कलर में आप ये जो बीच बीच में देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये है पूरा अरावली। ये क्या है? अरावली। अगर हम अगर हम विभाजन करने का प्रयास करें, तो विभाजन सीधी सी बात है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दो। वो जो उत्तर की होगी वो हो जाएगी उत्तरी अरावली। जो उत्तर में होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी उत्तरी अरावली। क्या कहलाएगी? उत्तरी अरावली। या इसकी दिशा उत्तर पूर्व पड़ती है तो इसे क्या देंगे? क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व अरावली। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व अरावली। दूसरा जो विभाजन आ जाएगा, वो जो बीच में रहेगी, उसे क्या कह देंगे? उसे कह देंगे मध्य अरावली। क्या कहेंगे? उसे कह देंगे मध्य अरावली। उसे हम कहेंगे मध्य अरावली। क्या कहेंगे? मध्य अरावली। और जो तीसरा हमारे पास जो भाग है, वो है जो बचा हुआ शेष भाग है। ये कौन सा भाग है? ये भाग दक्षिण में पड़ता है, अरावली के दक्षिण में। तो जो अरावली के दक्षिण में होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे नाम दे देंगे, या तो दक्षिण अरावली बोल देंगे, या इसकी दिशा कैसे आएगी? ये इस तरीके से डिवाइड करे तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ती है, तो इसे क्या कह देंगे? इसे कह देंगे दक्षिण पश्चिमी अरावली। तो लिख लेते हैं। हमने कहा इसे हम कहेंगे दक्षिणी अरावली। क्या कहेंगे? दक्षिणी अरावली। या इसे अगर हम दो दिशाओं में अगर इसको देखें तो क्या लिख लेंगे? तो लिख लेंगे दक्षिण पश्चिम अरावली। दक्षिण पश्चिम अरावली, ये नाम भी इसे कहा जाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि अरावली का जो वर्गीकरण है, हमने कहा है कि इसे मुख्य रूप से कितने भागों में हमने विभाजित किया? हमने इसे मुख्य रूप से, ये देखो, सबसे पहला हमने वर्गीकरण किया उत्तरी अरावली या उत्तर पूर्व अरावली। दूसरा हमने इसको जो वर्गीकरण किया वो किया मध्य अरावली। और तीसरा किया हमने दक्षिणी अरावली या दक्षिण पश्चिमी अरावली। तो चलिए एक एक नाम लिख लेते हैं। हमने कहा है इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। सबसे जो पहला भाग आता है वो आता है उत्तरी अरावली। क्या कहा जाता है? इसे उत्तरी अरावली कहा जाता है। उत्तरी अरावली, या इसे कहा जाता है उत्तर पूर्व अरावली। क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व अरावली भी कहा जाता है। दूसरा इसका जो भाग आता है वो आता है मध्य अरावली। कौन सा भाग आ जाएगा? मध्य अरावली भी कहा जाता है। मध्य अरावली है इसका दूसरा जो विभाजन है। और जो तीसरा विभाजन है, कौन सा विभाजन? तीसरा हमने क्या नाम दिया था? हमने दिया था दक्षिणी अरावली। क्या कहा था?
दक्षिणी अरावली, या इसे एक और हमने नाम दिया था, वो नाम दिया था दक्षिण दक्षिण पश्चिमी अरावली। दक्षिण पश्चिम अरावली, क्या नाम दिया था हमने? हमने नाम दिया था दक्षिण पश्चिमी अरावली। तो हमने बात की है अभी तक, ये इतनी बात की है कि अरावली को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका जो पहला विभाजन आता है या पहला जो भाग आता है वो आता है उत्तरी अरावली या उत्तर पूर्व अरावली। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे भी इसको चिन्ह या पॉइंट दे देते हैं। ये जो भाग देख रहे हैं ब्लू कलर वाला, ये उत्तरी अरावली या क्या बोलते हैं इसको, उत्तर पूर्व अरावली है। और हमारा जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग हमने बात की है मध्य अरावली, और तीसरा जो है वो है दक्षिणी अरावली या दक्षिण पश्चिमी अरावली। तो चलिए इनको एक बार नाम भी दे देते हैं। ये दूसरी है, दूसरा जो विभाजन है, और ये तीसरा विभाजन है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले अब हम बढ़ते हैं, कहाँ पे बढ़ते हैं? हम बढ़ते हैं उत्तरी अरावली या उत्तर पूर्व अरावली प्रदेश। इसके अंतर्गत हम लोग एंट्री मार लेते हैं उत्तर अरावली या उत्तर पूर्व अरावली। तो उत्तरी अरावली है, ये मुख्य रूप से ये क्या है, ये अरावली का राजस्थान में, अरावली का राजस्थान में उत्तरी विस्तार है। कैसा विस्तार है? उत्तरी विस्तार है, यानी उत्तर दिशा में फैली हुई है, उत्तरी विस्तार है। तो चलिए इसके बारे में मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो लिख लेते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो आता है उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। तो अगर हम उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो वो हमारे पास आती है 450 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी आती है? 450 मीटर। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ तक है? उत्तरी अरावली का विस्तार है वो मुख्य रूप से, उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से खेतड़ी झुंझुनू से, कहाँ से? खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से, या इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको इस तरीके से एक डायग्राम बना देते हैं। इसका जो विस्तार है वो इस तरीके से लिखेंगे ना तो अच्छे से ध्यान में रहेगा और चीज़ें याद भी हो जाएगी। तो हमने क्या बात की है कि उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है खेतड़ी झुंझुनू से, कहाँ से? खेतड़ी झुंझुनू से सांबर तक, सांबर जयपुर तक, जो सांबर झील फैली हुई है वहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। किसका विस्तार है ये है उत्तरी अरावली का। या इसको एक और भाषा में भी, एक तो ये पॉइंट आता है, और दूसरा इसके अंतर्गत नॉर्मली जिले पूछे जाते हैं। तो 4 जिलों में फैला हुआ है जो उत्तरी अरावली है, वो राजस्थान के 4 जिलों में इसका विस्तार है। 4 जिलों के अगर नाम देख लेते हैं तो सबसे पहला हमने कहा झुंझुनू से शुरू होता है, तो इसके अंतर्गत झुंझुनू आ जाएगा। फिर झुंझुनू के पास में सीकर पड़ता है, सीकर के अंतर्गत बहुत सारी पहाड़ियाँ आती है, मालखेत की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी भी आती है। तो दूसरा जिला सीकर हो गया। तीसरा राजस्थान की राजधानी जयपुर हो गया, जिसके अंतर्गत बैराट की पहाड़ी, बिचुन की पहाड़ी और खो और बरवाड़ा वगैरह बहुत सारी पहाड़ियाँ आती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जयपुर हो गया, सीकर हो गया, और एक और ज़िला पड़ता है अलवर ज़िला। कौन सा ज़िला आता है उत्तरी अरावली में? अलवर ज़िला पड़ता है। तो चलिए एक बार मैप लेके मैप के अंतर्गत शो करने का प्रयास करते हैं कि उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है। क्या कहा हमने? उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कौन कौन से ज़िलों में है, एक बार मैप से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो हमारी जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। कैसी हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए, और हमें बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो
चलिए हमारे पास राजस्थान का मैप, यही मैप ले लेते हैं, यही हमारा फेवरेट है। हाँ दोस्तों, तो हमने ये जो राजस्थान का मैप ले लिया है, इसके अंतर्गत हमने क्या कहा, हमने कहा खेतड़ी झुंझुनू से जो इसका जो विस्तार है कहाँ तक, खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है। इसको अगर हम इस यहाँ देखिए, ये वाला जिला जो देख रहे हैं, ये जिला पड़ता है झुंझुनू। कौन सा जिला पड़ता है, ये आता है झुंझुनू। उसके बाद सॉरी, ये झुंझुनू नहीं आता, ये आता है चूरू। चूरू के अंतर्गत अरावली का विस्तार नहीं है, ये आता है झुंझुनू। कौन सा जिला आता है, झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे ये जो प्याले के आकार का है, जो अर्धचंद्राकार है, वो जिला आता है सीकर। ये जो स्टार बना हुआ देख रहे हैं, ये जिला है हमारा जयपुर। और ये जयपुर के ये जो पास में ये वाला जिला है ना, ये है अलवर। तो हमने क्या बात की, उत्तरी अरावली का विस्तार है वो मुख्य रूप से 4 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है, 4 जिलों में। तो इसको हम लोग एक अलग ही रंग से रंग देते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी कि उत्तरी अरावली है वो इस तरीके से फैली हुई है, इस तरीके से फैली हुई है। चलिए इसको अच्छे से कलर वलर कर देते। ये जो ग्रीन ग्रीन का आप देख रहे हैं ना, कौन सा कलर, ग्रीन ग्रीन, ये है हमारा उत्तरी अरावली। ये क्या है, कहाँ गया, ये है उत्तरी अरावली। ये क्या है, ये है हमारी उत्तरी अरावली। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमने ये बात की है कि इसका जो विस्तार है किसका, उत्तरी अरावली का, वो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। इसका जो विस्तार है वो खेतड़ी झुंझुनू से सांबर तक फैली हुई है। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, सांबर तक फैली हुई है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर जिला शामिल होता है। कौन से जिले शामिल होते हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर जिले शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। जो उत्तरी अरावली आती है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी आती है वो एक पीक आती है जिसका नाम है रघुनाथगढ़। क्या नाम आता है, रघुनाथगढ़। और ये जो चोटी है ये सीकर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, सीकर जिले में। और अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो आ जाएगी 155 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 155 मीटर। तो हमने क्या बात की है, हमने बात की है कि सर्वोच्च चोटी है, जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो है रघुनाथगढ़, जिसकी जो रघुनाथगढ़ वो सीकर जिले में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। एक और इसके अंतर्गत अगर हम एक क्वेश्चन बनता है कि इस जो उत्तरी अरावली है इसमें दर्रे कितने हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि दर्रे क्या होता है। दर्रे जो दो पहाड़ों के बीच से जो संकरीला जो रास्ता होता है उसे दर्रे कहा जाता है। और उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी बात है कि इसके अंतर्गत जो दर्रों की संख्या है वो शून्य है। शून्य का अर्थ 0 है। कितनी है, दर्रे 0 है। ये सबसे बड़ी बात है। अब हम उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो जिला है, हमने कितने जिले लिए थे, हमने लिए थे 4 जिले लिए थे मुख्य रूप से। कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर। ये 4 जिले हैं वो उत्तरी अरावली के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। बाकी इनके आसपास के जिले भी थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कितने जिले शामिल किए जाते हैं, 4 जिले। तो सबसे पहला है हमारे पास है सीकर जिला। सीकर जिले के अंतर्गत जो चोटियाँ आती है वो आती है, सबसे पहले जो इसके अंतर्गत आती है वो आती है मालखेत। क्या नाम आता है, मालखेत की पहाड़ियाँ। मालखेत की
पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ जो कि सीकर जिले में स्थित है। दूसरी इसके अंतर्गत जो जो क्या बोलते हैं, जो पहाड़ियाँ आती है वो आती है नेचवा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नेचवा की पहाड़ियाँ। नेचवा की पहाड़ियाँ, नेचवा की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है। तीसरा आता है तोरावाटी की पहाड़ियाँ। तोरावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ ये सीकर जिले में स्थित है। और चौथा है, सबसे लास्ट में, वो है हर्ष पर्वत या हर्षनाथ पर्वत। कौन सा पर्वत? हर्ष पर्वत। वो भी सीकर जिले में स्थित है, या इसे क्या कहता है? इसे कहते हैं हर्षनाथ पर्वत। जहाँ पे जो एक आती है, वो क्या नाम है, मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, जहाँ पे वो भाई बहन होते हैं, वो क्या नाम था, शीला शीला ऐसे कुछ तो नाम था, शीला मात नहीं, क्या नाम था, मेरे दिमाग से निकल गया है, याद आएगा तो बता दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हमने 4 जिले लिए थे। एक जिला तो हमने कवर कर लिया है कि माल के जो सीकर जिला है उसके अंतर्गत मालखेत की पहाड़ियाँ, नेचवा की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ और हर्ष पर्वत या हर्षनाथ की पहाड़ियाँ स्थित है। दूसरा हमारे पास जो जिला है वो है झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले के अंतर्गत जो मुख्य चोटियाँ हैं या मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं वो है सबसे पहली पालखेत। कौन सी? पालखेत की पहाड़ियाँ। पालखेत पहाड़ियाँ, पालखेत की पहाड़ियाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नॉर्मली पालखेत पहाड़ियाँ लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे आशा करता हूँ। दूसरा है लोहारगल। दूसरा जो चोटी एक आती है लोहारगल, लोहारगल नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? लोहारगल। लोहारगल है वो भी झुंझुनू जिले में आती है। तीसरी है हमारे पास भोजगढ़। भोजगढ़, भोजगढ़ चोटी पड़ती है, वो भी झुंझुनू जिले में आती है। और चौथी एक छोटी पड़ती है बाबाई। क्या नाम मिलता है? बाबाई चोटी। ये 4 चोटियाँ हैं वो झुंझुनू जिले में है। हेलो। हाँ दोस्तों, हमने जो बात की है वो की है झुंझुनू जिले की जो मुख्य रूप से उत्तरी अरावली के अंतर्गत का जिला आता है, उसके अंतर्गत जो पहाड़ियाँ आती है उसमें सबसे पहली पहाड़ी है पालखेत की पहाड़ियाँ, लोहारगल चोटी, भोजगढ़ चोटी और बाबाई चोटी। ये जो चारों चोटियाँ हैं वो झुंझुनू जिले में स्थित है। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, इनका खाली आपको ये कौन से ज़िले के अंतर्गत आती है वही ध्यान रखना रहता है। अगर आप जिला ध्यान में रखेंगे तो वो भी आप बता देंगे कि ये उत्तरी अरावली की चोटी है या मध्य अरावली की है या दक्षिण अरावली की चोटियाँ है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगला हमारे पास जो बिंदु है वो है जयपुर। जो जयपुर है, जो राजस्थान की राजधानी है, जो जयपुर जिले की चोटियाँ है वो कौन कौन सी है? तो जयपुर जिले के अंतर्गत बहुत सारी पहाड़ियाँ आती है, बहुत मतलब बहुत सारी पहाड़ियाँ आती है। सबसे पहली आती है बैराट की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? बैराट की पहाड़ियाँ, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, जिसे ताला नदी भी कहा जाता है। ये सब बातें हम जब नदियाँ पढ़ेंगे तब उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा जयपुर जिले के अंतर्गत सेवर की पहाड़ियाँ आती है। कौन सी पहाड़ियाँ आती है? सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबी नदी, जो हरियाणा जाती है, जयपुर से होते हुए हरियाणा जाती है। तीसरी इसमें एक चोटी आती है जिसे कहते हैं खो या खो की पहाड़ियाँ या खो छोटी बुक बोल सकते हैं। चौथा इसके अंतर्गत एक आता है बरवाड़ा। बरवाड़ा जो चोटी है वो भी जयपुर जिले में स्थित है। पांचवी आती है जयगढ़। कौन सी आती है? जयगढ़। छठी चोटी आती है नाहरगढ़। जो नाहरगढ़ चोटी है वो जयपुर जिले में स्थित है। सातवीं जो चोटी आती है वो होती है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ ये
ये भी जयपुर ज़िले में स्थित है। और 8वीं एक जो चोटी आती है वो आती है बिचुन चोटी। क्या नाम है? बिचुन चोटी। इसको आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, बाकी तो लगभग लगभग याद रह ही जाएगी, लेकिन ये जो बिचुन है इसको आप भूल जाएंगे। तो मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है, लेकिन फिर भी बिचुन बिचुन ज़्यादातर पढ़ने में नहीं आती है, तो ये भूल जाती है और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो हमने क्या क्या बातें की है एक बार देख लेते हैं। हमने अभी तक ये बातें की है कि जो झुंझुनू ज़िले के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्य 4 पहाड़ियाँ आती है। पालखेत की पहाड़ी, लोहारगल, भोजगढ़ और बाबई, ये 4 जो चोटियाँ हैं वो झुंझुनू ज़िले के अंतर्गत आती है। और अगर हम जयपुर ज़िले के अंतर्गत की बात करें तो सबसे पहली आती है बैराट की पहाड़ियाँ, दूसरी आती है सेवर की पहाड़ियाँ, तीसरी आती है खो या खो भी बोल सकते हैं, चौथी है बरवाड़ा, जयगढ़, नाहरगढ़, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, और जो लास्ट है वो है बिचुन की पहाड़ियाँ या बिचुन चोटी भी बोल सकते हैं। ये जो सभी 8 चोटियाँ है वो जयपुर ज़िले के अंतर्गत स्थित है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास है, लास्ट जिला है अलवर ज़िले के अंतर्गत जो चोटियाँ पाई जाती है उनके नाम एक बार देख लेते हैं। अलवर ज़िले के अंतर्गत अगर हम चोटियों की बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बानगढ़, जो बानगढ़ जिसके ऊपर बानगढ़ का किला स्थित है वो पर्वत भी या जो वो चोटी भी अलवर में स्थित है, और बानगढ़ का किला भी अलवर में ही स्थित है। दूसरी चोटी आती है बिलाई, या इस कहीं कहीं पे नाम मिलता है बिलाली। क्या नाम मिलता है? बिलाली। बिलाली जो चोटी है वो भी अलवर ज़िले में ही स्थित है। तीसरी है बहराच चोटी, बहराच, ये भी अलवर ज़िले में आती है। और जो चौथी चोटी है वो है उदयनाथ। उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। लेकिन ये बात हम नदियों के अंतर्गत पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यहाँ सारा मिक्सअप हो जाएगा। हम लोग अरावली प्रदेश पढ़ रहे हैं। 5वां है बालागढ़। कौन सा है? बालागढ़ की चोटी है वो भी अलवर ज़िले में ही आती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने अभी तक ये बात पढ़ी है कि अलवर के अंतर्गत बानगढ़ की चोटी आती है, बिलई या बिलाली की चोटी आती है, बैराज चोटी आती है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ आती है, और बालागढ़ चोटी आती है। क्या क्या आती है? बानगढ़, बिलाली या बिलाई, बैराज, उदयनाथ और बालागढ़। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको लगभग ये चोटियाँ हैं, ये इनको आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो जल्दी से याद हो जाएगी, और फिर बाद में आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण है, मतलब दो तीन जो पहाड़ियाँ है वो मिलती जुलती पहाड़ियाँ है। कैसी पहाड़ियाँ है? जिनके नाम है वो मिलते जुलते हैं। उनको हम एक स्लाइड में करने का प्रयास करते हैं। क्या करने का प्रयास करते हैं? एक ही स्लाइड में कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ। एक चोटी आती है बिलाली। क्या नाम आता है? बिलाली। बिलाली अगर पहाड़ी की बात करें, एक आती है बिलाली पहाड़ी और एक आती है बिलाली चोटी। इन दोनों को आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। बिलाली पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ जैसा जिला यानी जयपुर जिला, और बिलाली चोटी की बात करें तो वो आ जाएगा अलवर जिला। कौन सा जिला आ जाएगा? अलवर जिला। और इसी से मिलता जुलता 2 पहाड़ियाँ और आती है। एक आती है मालखेत की पहाड़ियाँ। क्या आती है? मालखेत की पहाड़ियाँ। और एक आती है पालखेत की पहाड़ियाँ। क्या नाम मिलता है? पालखेत की पहाड़ियाँ। एक नाम ये मिलता है, एक नाम ये मिलता है। तो अगर हम बात करें कि मालखेत की पहाड़ियाँ, माल खेत यानी सीकर, और पालखेत यानी झुंझुनू में, इन चारों को भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये लगभग नाम मिलते जुलते हैं,
तो इनमें कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये अलग से लिख देता हूँ। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या बातें की है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जो शुरू किया था वो 11वीं क्लास से शुरू किया था। इसके अंतर्गत हमने मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो आग्नेय चट्टानें जो अरावली प्रदेश में जो चट्टानें पाई जाती है वो आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। इन्हें आंतरिक चट्टानें भी कहा जाता है। जो आग्नेय चट्टानें होती है वो प्राथमिक स्तर की चट्टानें होती है या प्रारंभिक स्तर की चट्टानें होती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती है बाह्य चट्टानें। कैसी चट्टानें होती है? आग्नेय चट्टानें और बाह्य चट्टानें। फिर हमने बात की थी कि आंतरिक चट्टानें क्या होती है। तो आंतरिक चट्टानों के अंतर्गत जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके अंतर्गत उसका जो लावा होता है, क्या बोलते हैं उसको? लावा बोलते हैं। लावा जो होता है उसमें सिलिका या जो रेत होती है उसकी मात्रा अधिक होती है, जिससे उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। सिलिका या रेत की मात्रा अत्यधिक होने के कारण लावा गाढ़ा हो जाता है, जिससे वह अधिक क्षेत्र में फैल नहीं पाता और एक त्रिभुजाकार या फिर एक पर्वत की चोटी का निर्माण कर देता है। कैसा निर्माण कर देता है? पर्वत की चोटी का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से जो चट्टानें बनती है उन्हें कहते हैं ग्रेनाइट चट्टानें। और ये जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है वो अरावली प्रदेश में पाई जाती है। और ये ग्रेनाइट चट्टानें, इसके संबंध में एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसमें कैसे खनिज पाए जाएंगे? धात्विक खनिज पाए जाएंगे। धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज कौन सी, जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा आंतरिक आग्नेय चट्टानों में। आंतरिक आग्नेय चट्टानें या ग्रेनाइट चट्टानों में पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास है बाह्य आग्नेय चट्टानें। क्या है? बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें क्या होती है? तो इसके अंतर्गत जो ज्वालामुखी क्रिया होती है तब उसके अंदर से जो लावा निकलता है उसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। कम मतलब वो कम क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम क्षारीय हो जाएगा, जिससे उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय हो जाएगी तो वो मतलब वो उसका जो लावा है वो थोड़ा सा पतला रहेगा। पतला रहेगा तो ज़्यादा एरिया में फैलेगा, जिससे पठार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पठार का निर्माण होगा। जो इस प्रकार की जो चट्टानें बनती है तो पठार रूपी जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है वो बेसाल्टिक चट्टानें कहते हैं। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो यह मुख्य रूप से हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मृदा संबंधी। अरावली प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसे इंसेप्टिसॉल भी कहते हैं या लाल मृदा भी कहते हैं। अगर हम लाल मृदा की भी बात करें तो लाल मृदा का जो रंग का कारण है वो इसमें पाए जाने वाला क्या है? आयरन ऑक्साइड है। और ये जो लाल मृदा है इसमें सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती है वो मक्का की कृषि की जाती है, इसलिए यह मक्का की खेती के लिए या मक्का की कृषि के लिए उपयोगी मृदा है। फिर आगे हमने बात की थी स्लैश व बर्न क्या होता है। स्लैश बर्न आपको मैंने समझा दिया है कि स्लैश का अर्थ होता है वृक्षों को काटना और बर्न का अर्थ होता है उसको जलाना। इसका मतलब कोई भी एक जंगली भूमि ले लेंगे, वहाँ के जो वृक्ष है उनको काट देंगे, फिर उन्हें जला देंगे। फिर जो जलने से जो राख बनी है उसको खेतों में खाद के रूप में प्रयुक्त कर देंगे। 2-3 साल तक कृषि करेंगे, फिर वो अन्य स्थान पे चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे यही प्रक्रिया बार बार अपनाई जाती है, इसलिए ये एक प्रकार से स्थान का परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो हमने बात की थी, क्या की थी, कि स्लैश व बर्न होता है वो राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित या झूमिंग कृषि है। फिर अगली हमने बात की थी कि चीमाता क्या होती है। चीमाता हमने बात की थी कि जो भील समुदाय द्वारा पर्वतीय प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है वो चीमाता कहलाती है। और जो दज्जिया है, दूसरा हमने क्या बात की? हमने बात की थी जो दज्जिया है वो भील समुदाय का द्वारा मैदानी प्रदेशों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे दज्जिया कहते हैं। यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था।
फिर हमने अरावली का वर्गीकरण किया था। अरावली का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग आता है वो हमने बात की थी, क्या हमने बात की थी कि ये उत्तरी अरावली या इसे उत्तर पूर्व अरावली में विभाजित किया, दूसरा मध्य अरावली में, तीसरा हमने दक्षिणी अरावली में। फिर हमने मैप के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। ये जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये है उत्तर पूर्वी या उत्तरी अरावली। इसके अंतर्गत हमने क्या बात की, इसके अंतर्गत जो जिले हैं वो 4 जिले हैं। कौन कौन से 4 जिले, एक बार जल्दी जल्दी से शॉर्ट में यहाँ पे यहीं पे नाम लिख लेते हैं। एक तो हमारा क्या था, एक तो हमारा झुंझुनू था, एक सीकर था, एक जयपुर था और एक अलवर था। दूसरा हमारा जो भाग है वो है मध्य अरावली, तीसरा है वो दक्षिण अरावली या दक्षिण पश्चिमी अरावली। फिर हमने बात की, क्या बात की थी, हमने बात की थी कि उत्तर अरावली है या उत्तर पूर्व अरावली प्रदेश है वो राजस्थान में, इसका जो अरावली का उत्तरी विस्तार है यही है। फिर हमने बात की थी कि इसके अंतर्गत जो इसकी जो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। फिर इसके विस्तार की बात की थी। विस्तार 2 प्रकार से जाना जाता है, एक तो नॉर्मली आता है वो खेतड़ी झुंझुनू से सांबर तक उत्तरी अरावली का विस्तार पाया जाता है। दूसरा हमने इसके अंतर्गत 4 जिले बात की थी। सबसे पहला जो जिला है वो है झुंझुनू, दूसरा था सीकर, तीसरा जयपुर और चौथा अलवर। फिर इनको हमने मैप में भी बनाने का प्रयास किया था। क्या क्या बताने का प्रयास किया था, मैप में बनाने का प्रयास किया था। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप लोग, एक जिला ये हो गया, कौन सा, ये झुंझुनू, इसके नीचे ये है सीकर, फिर ये है हमारी राजधानी जयपुर और ये है हमारे पास अलवर। ये 4 जिले हैं, ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फिर हमने जो उत्तरी अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटी की बात की तो वो आ जाती है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई आती है वो आती है 1055 मीटर। फिर अगली बात हमने की थी कि जो उत्तरी अरावली के अंतर्गत दर्रे है, दर्रे क्या है, दर्रे 2 पहाड़ों के बीच से जो संकरीला रास्ता निकलता है वो दर्रे कहलाते हैं। तो उत्तरी अरावली में जो दर्रों की संख्या है वो है 0। सर्वाधिक अगर दर्रों की बात करें तो वो मध्य अरावली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य अरावली में। फिर हमने कुछ प्रमुख चोटियों की बात की जिसके अंतर्गत हमने कहा सीकर जिले के अंतर्गत मालखेत, नेचवा, तोरावटी और हर्ष पर्वत स्थित है। फिर आगे हमने झुंझुनू जिले के अंतर्गत की जो पहाड़ियाँ और महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत सबसे पहली पालखेत की पहाड़ियाँ, दूसरी लोहारगढ़, तीसरा बोजागढ़, चौथा है बाबाई। फिर हमने जयपुर के अंतर्गत की जो पहाड़ियाँ है उसे पढ़ा, बैराट की पहाड़ियाँ, सेवर, खो, बरवाड़ा, जयगढ़, नाहरगढ़, मनोहरपुरा और बिचुन की पहाड़ियाँ, ये सब जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। फिर हमने बात की कि अलवर जिले के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है, तो अलवर जिले के अंतर्गत भानगढ़, कौन सी आती है, भानगढ़, भानगढ़, बिलाई या बिलाली, बैराज, उदयनाथ की पहाड़ियाँ और बालागढ़, ये 5 पहाड़ियाँ ये अलवर ज़िले के अंतर्गत आती है। फिर हमने कुछ जो नाम मिलते जुलते हैं उनको अलग अलग करने का प्रयास किया। सबसे पहला है बिलाली पहाड़ी, जयपुर में बिलाली चोटी है वो, अलवर में मालखेत की पहाड़ियाँ, सीकर में पालखेत की पहाड़ियाँ, झुंझुनू में। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। क्लास आपको कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। और अगर आप कोई वीडियो या ऑडियो से संबंधित कोई परिवर्तन चाहते हैं या कोई वॉइस वगैरह सही नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी ये जो क्लासें है ये मुख्य रूप से जो रीट प्री आने वाली है, जो बड़ी भर्ती है आने वाली है फ्यूचर में, उसके अंतर्गत जो पात्रता रखी जाती है उसके अंतर्गत भी ये बहुत अच्छा टॉपिक आता है। और वो रीट मेंस के अंतर्गत भी आएगा। बहुत सारे वीडियो जहाँ पे भी राजस्थान ज्योग्राफी आती है उसके अंतर्गत भौतिक प्रदेश से 2 से 3 क्वेश्चन बनना कंफर्म रहता है। तो मान सकते हैं कि आप ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है।
तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आप क्लास के लिंक क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप जो क्लास है, अगर आप क्लास की लिंक मतलब क्लास अपलोड हुई है या नहीं हुई उसकी एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास के लिंक और जो अभी तक पढ़ाया है उसकी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जो कि एलसी गुरुजी के नाम से ही है। किस नाम से? एलसी गुरुजी के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर दीजिएगा, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? लिंक और पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई निरंतर रूप से चालू रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।